नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा मॉक टेस्ट 7 है और इसमें 150 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो जल्दी से हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कितने बस स्टेशन हैं? यानी कितने बस स्टेशन हैं उत्तर प्रदेश में? तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो लगभग 300। यानी ये एग्जैक्ट नहीं है 300, पर लगभग में 300 बैठेंगे जो बस स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? जो रेलवे सुरक्षा आयोग है इसका मुख्यालय यूपी में कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है, सार्वजनिक परिवहन का लाभ क्या है? तो सार्वजनिक परिवहन के लाभ की बात करें तो प्रदूषण में कमी होती है, सस्ता एवं सुरक्षित यात्रा होती है। तो ऑप्शन डी, ए 1 और 2 दोनों। सार्वजनिक परिवहन वो परिवहन होता है जैसे रोडवेज हो गया, या फिर जहाँ पर तुम्हारा निजी परिवहन नहीं होता वो सार्वजनिक परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, जनरत परिवहन सेवा है। तो जनरत परिवहन सेवा जो है वो किसकी है? तो भाई जनरत परिवहन सेवा रोडवेज की है। राइट आंसर रोडवेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो अगर यूपी में लंबाई की बात करी जाए तो 655 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की यूपी में लंबाई। क्वेश्चन नंबर 6, यमुना या ताज एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं और इसकी लंबाई पूछी है इन्होंने, यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई। तो लंबाई इसकी 165 किलोमीटर है, जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो 88 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल हाईवे 9 का उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? यानी नेशनल हाईवे 9 की बात की है, यूपी में कितनी लंबाई है इसकी? तो 147 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? नेशनल हाईवे 709 ए प्रदेश के कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो ये प्रदेश के किस जिले से गुजरता है नेशनल हाईवे 709 ए? तो ये गुजरता है शामली से। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 उत्तर प्रदेश के किस जिले से गुजरता है? तो गोरखपुर से होकर गुजरता है। ये सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, कम समय में अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल हाईवे 28 उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी बात की जाए तो 292 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 28 की कुल लंबाई यूपी में 292 किलोमीटर। 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 730 यानी नेशनल हाईवे 730 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो ये प्रतापगढ़ से नहीं गुजरता है। मैं आपको दोबारा से एक बात बता देता हूँ, अगर आप ये नेशनल हाईवे की लंबाई और नेशनल हाईवे के बारे में ये पता करना चाहते हो कि यूपी के किस जनपद से होकर गुजरते हैं या किस जनपद से नहीं गुजरते, तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के नक्शे को अच्छे से पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश के नक्शे में आपको ये देखना होगा कि कौन सा जनपद किस जगह है, उसके बाद ही ये चीज़ें आसान तरीके से याद हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल हाईवे 35 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे नेशनल हाईवे 76, 27 और 7 नाम से जाना जाता था। इन तीनों को मिलाकर नेशनल हाईवे 35 बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, ओडीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओडीआर को पूर्ण रूप अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इसका जो सही आंसर होगा। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड यानी अन्य जिला सड़कें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जिला मार्गों की लंबाई कितनी है? तो भारत में जिला मार्गों की लंबाई की बात करें तो 2,47,714 किलोमीटर। अभी क्वेश्चन नंबर 16, जिला ग्रामीण सड़क योजना सर्वप्रथम कहाँ तैयार की जाएगी?
तो ये कहाँ तैयार की जाएगी? ब्लॉक स्तर पर तैयार की जाएगी। जिला ग्रामीण सड़क योजना किस स्तर पर तैयार की जाएगी? तो ब्लॉक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 17, नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में कितनी बसों को विस्थापित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 2427 बसों को। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा सही नहीं है? एक तरफ क्षेत्र दे रखा, दूसरी तरफ डिपो की संख्या दे रखी है। जैसे आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, इनके आगे ये देखना है क्या इसका जो है सही कौन सा युग्म नहीं है। तो देखिए, आगरा में 6 डिपो हैं, मेरठ में 5 डिपो हैं, सहारनपुर में 6 डिपो हैं, पर गाजियाबाद में 5 डिपो नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कुल कितने स्टाफ हैं? तो 16,542 टोटल स्टाफ है। अगर यूपी की बात की जाए तो स्टाफ का मतलब वो होता है जो बस ड्राइवर, कंडक्टर या और भी उससे जुड़े हुए लोग, जो रोडवेज से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी स्टाफ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितने समय तक वैध होगा? अगर अस्थायी पंजीकरण की बात करें किसी भी वाहन की, तो वो कितने समय तक वैध होगा? तो 1 माह तक। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको यहीं से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन क्या है? तो राष्ट्रीय मिशन है गीगा स्केल बैटरी निर्माण संयंत्रों की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 22 है, एग्रीगेट्स क्रेताओं को सरकार द्वारा कितने ई टू व्हीलर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 10 इलेक्ट्रिक व्हीलर पर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर, यानी जो टू व्हीलर होते हैं तो 10 व्हीलर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, देखो मैंने कुछ समय पहले क्वेश्चन कराया था ई बस पर कितनी सब्सिडी मिलती है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो 5 ई बस पर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। वो क्वेश्चन भी मैंने मॉक टेस्ट में करा रखा है और वो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में भी करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NEMMP 2020 क्या है? तो इसके बारे में इन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है। तो योजनाओं से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बन के आ जाएंगे बहुत आसानी से। तो सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना है, यानी NEMMP क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना है एक। इसकी फुल फॉर्म आपके याद हो तो आप बता सकते हैं, जो मैंने आपको बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 24, कितने किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25 किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? यानी वैसे तो ये चारों ही प्रदूषक हैं, पर इसमें भी इसने पूछा है कि सर्वाधिक हानिकारक कौन सा है। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 26, पीएम का कौन सा स्तर स्वस्थ माना जाता है? तो पीएम का कौन सा स्तर स्वस्थ माना जाता है? पीएम की फुल फॉर्म आप बताओ। इसकी फुल फॉर्म होती है पार्टिकुलेट मैटर। इस पार्टिकुलेट मैटर का कौन सा स्तर ऐसा है जो स्वस्थ माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर 2.5। देखो वहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है क्या पीएम की फुल फॉर्म क्या, कभी आप प्राइम मिनिस्टर वगैरह लगा के आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को 100% इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के कितने शहर ऐसे हैं जहां कहा गया है कि 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए जाएं? तो ऐसे कितने शहर हैं यूपी के? अच्छा क्वेश्चन है ये। 4 शहर हैं। 4 शहर बताए गए हैं, 4 शहरों पर लक्ष्य रखा गया है। वो 4 शहर कौन कौन से हैं? हो सके तो कमेंट करके बताना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वे वो यूपी के बड़े शहर हैं जिसमें से एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी ही है। क्वेश्चन नंबर 28, परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जो परिवहन से वायु प्रदूषण होता है, अगर हम उसे कम करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए?
तो देखिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना चाहिए, तो ये बात सही है, क्योंकि ज़्यादा वृक्षारोपण करोगे तो जो वायु प्रदूषण है वो कम होगा, और वृक्षारोपण करने से ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। धुआं उगलने वाले वाहनों की वृद्धि को रोका जाना चाहिए, तो ये भी सही है। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है। देखिए इसके साथ ही एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगर पूछता है वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया, तो 1981 में आया था। और यहाँ पर बात की गई है कि अच्छे से लागू किया जाना चाहिए, तो लागू है, पर और भी अच्छे से लागू करेंगे तो वो बेनिफिट रहेगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर आप इन्फोर्समेंट के एग्ज़ाम में बैठोगे ना, और आपको कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और आपको नहीं पता, और आपको ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिखाई दे जाता है, तो आप उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना, वो एक बेस्ट चॉइस रहेगी मेरे हिसाब से। अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही करना चाहते हो और आपको अगर क्वेश्चन का नहीं पता, तो भाई वो आपकी मर्जी है, चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, ना चाहो तो उसके स्किप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल परिणाम है। कोयला, पेट्रोल, डीजल जब इनका दहन होता है तो ये मूल परिणाम क्या है? जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, या वायु प्रदूषण का? तो जब ये जलते हैं तो वायु प्रदूषण ही होगा, क्योंकि धुआं निकलेगा इनको जलने से, और धुआं क्या करता है? वायु प्रदूषण करता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया गया है? तो अनुच्छेद 51 ए में। अनुच्छेद 51 ए में हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो 11 मूल कर्तव्य हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो हमारे 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं। आर्टिकल 51 ए में है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कम्पिटिटिव एग्जाम में। और जब ये मतलब मूल कर्तव्य लिए गए थे, जिन्हें मौलिक कर्तव्य भी कह देते हैं, उस समय ये 10 थे, पर वर्तमान समय में ये 11 हो चुके हैं। और ये हमने कहाँ से लिए थे? तो ये रूस से लिए थे, क्योंकि उस समय यूएसएसआर होता था, तो वहाँ से हमने मूल कर्तव्य लिए थे। उसके बाद तो आर्टिकल 52 से तो आपको पता ही है होगा, पॉलिटी अगर आपने पढ़ रखी होगी तो राष्ट्रपति के आर्टिकल शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। डब्ल्यूएचओ ने सुरक्षा की दृष्टि कितने मानक ध्वनि को मानक ध्वनि स्वीकृत किया है? यानी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि भाई इतनी अगर ध्वनि है तो वो स्वीकृत है, वो आपकी सुरक्षा के हिसाब से सही रहेगी। तो सही आंसर हो जाएगा 55-45। 55-45 का मतलब है 45 डीबी की ध्वनि गाँवों में सही है, और 55 डीबी की ध्वनि शहरों में सही है। डीबी का मतलब आप जानते होंगे, डेसिबल। ध्वनि को जब हम मापते हैं तो वो डेसिबल में ही मापा जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक कितने मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादकता की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मिलियन मैट्रिक टन। अभी क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 33वां क्वेश्चन क्या है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको करके चले जाते हो ना, तो डेफिनेटली आप इतना अच्छा स्कोर कर जाओगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है, 5 जून को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2023 का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य है? अनफिट वाहनों का पता लगाना, तो बिल्कुल सही बात है। रिसाइकिल करना, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर वाहन चलने में सक्षम नहीं है तो कोशिश की जाएगी उसका उसे रिसाइकल किया जाए, यानी कि उस वाहन से कुछ पुर्जे निकाल कर जो नया वाहन बन रहा उसमें डाल दिए जाएं। तीसरा है वाहनों से पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण समाप्त करना, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? राज्य की इस योजना के तहत कितने माइलस्टोन हासिल करना होगा? तो कितने माइलस्टोन हासिल करना होगा? तो 2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, डीजल इंजन से कौन विषाक्त गैस उत्सर्जित होती है? तो धुआं गैस, वाष्पकरण, नाइट्रोजन, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य है?
धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य है? तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, यानी इसको जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है पैन। मैंने आपको बताया भी था, पैन की फुल फॉर्म पूछ ले तो वो होगी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। और ये क्या काम करता है? तो धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्तेज्य है, यानी हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है ये जो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 38, हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है? 0.001%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो 0.001%। क्वेश्चन नंबर 39, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा? नाबालिग का मतलब है कि जिसकी एज 18 वर्ष से कम है, वो नाबालिग की श्रेणी में आ जाएगा। अगर वो गाड़ी चलाता है तो कितने रुपए का जुर्माना भरना होगा उसे? तो भाई उसे 25,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत वाहन ओवर स्पीड चलाने पर जुर्माना कितना लगेगा? अगर आप ओवर स्पीड में वाहन चलाते हो तो कितना जुर्माना लगेगा? तो 2,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 41, किसी राज्य के महत्वपूर्ण शहरों तथा कस्बों को आपस में जोड़ती है? यानी महत्वपूर्ण शहर किसी राज्य के, जैसे अपने यूपी के महत्वपूर्ण शहर तथा कस्बों को आपस में जोड़ने का क्या काम करती है? जैसे आपका कोई जनपद होगा, आप किसी जनपद से बिलोंग करते हो, मान लेते हैं जैसे मुरादाबाद जनपद है, और फिर आपका कोई कस्बा होगा मुरादाबाद के पास में, उसे जोड़ने का जो काम करेगी वो एक सड़क काम करेगी। वो सड़क कौन सी होगी? क्या वो राष्ट्रीय राजमार्ग होगी, ग्रामीण सड़कें, राज्य राजमार्ग या शहरी सड़कें? तो वो भाई राज्य राजमार्ग होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग वो राजमार्ग होते हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों में राजमार्ग फैले हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, जब आप एक स्कूल के पास गाड़ी चला रहे हों तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। भाई आप एक स्कूल के पास गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? लगातार अपने हॉर्न बजाएं, अपनी गति कम करें, तेज़ी से क्षेत्र छोड़ने के लिए तेज़ वाहन चलाएं, पूर्ण बीमा पर अपनी रोशनी चालू रखें। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, खुद कॉमन सेंस होना चाहिए कि गति कम कर लेनी चाहिए अपने वाहन की। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन, जो सिर्फ तुम्हारे कॉमन सेंस का ही टेस्ट लेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत ही इजी पेपर रहने वाला है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ लेते हो ना, मतलब कि ये 25 क्वेश्चन को तो ना भी पढ़ोगे, पर आप में कॉमन सेंस होना चाहिए, आप में नैतिकता होनी चाहिए, तो आप इन क्वेश्चनों को तो कर जाओगे। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे HSRP नंबर प्लेट से संबंधित क्वेश्चन है, उनके लिए थोड़ा बहुत देख लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि HSRP नंबर प्लेट से संबंधित जो भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। आप किसी भी टॉपिक को उठा के देखोगे ना तो यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे भाई। मैंने मैराथन क्लास भी अपलोड की थी, आप अभी यूट्यूब चैनल पर वो पड़ी है, अच्छे खासे व्यूज भी मिल रहे हैं उसको। अगर आपको समय लगे तो उस क्लास को देख लेना, उसमें 1,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, यदि वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए भाई? वहाँ रुकना नहीं चाहिए। तो ये तो हमारी नैतिकता को ही गलत दर्शा रहा है कि हमें रुकना चाहिए अगर कोई व्यक्ति वाहन दुर्घटना में घायल हो जाता है। घायल के घर वालों को सूचित करना चाहिए, तो उन्हें सूचित करने की बजाय हमें घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा के लिए मदद पहुंचाना तथा पुलिस को सूचित करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर उपयुक्त तो सभी था, अब थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे, अगर आप वहाँ नहीं रुकोगे तो फिर उसके घर वालों को सूचित कैसे कर दोगे? या उसे तत्काल चिकित्सा के लिए मदद पहुंचाना तो पुलिस को कैसे सूचित कर सकते हो? तो यहाँ पर तो उपयुक्त सभी हो नहीं सकता। तो थोड़ा भी अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ जाओगे आप।
क्वेश्चन नंबर 45, यदि कोई वाहन चालक आगे फिसलन वाली सड़क का संकेत देखता है तो उससे चाहिए कि वो क्या करे। वाहन तेजी से चलाए, गियर बदले और गति कम करे, ब्रेक लगाकर फिर उसी गति में आगे बढ़े, वापस हो जाए और आगे न बढ़े। तो भाई गियर बदले और गति कम करे, क्योंकि उसे जाना है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो वो रास्ते से कैसे लौट सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, किसी भी वाहन में कितने नंबर प्लेटें होनी चाहिए। तो दो होनी चाहिए, एक तो आगे वाहन के, एक वाहन के पीछे। क्वेश्चन नंबर 47, एक सड़क के बीच में एक निरंतर पीली लाइन का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है ओवरटेकिंग नहीं। एक सड़क के बीच में एक निरंतर पीली लाइन का मतलब क्या है, ओवरटेकिंग नहीं। भाई ऐसी सड़कें आपने देखी होंगी जो टू वे कह देते हैं ना, तो उनके बीच में पीली सड़क मतलब इस तरीके से होता है। कभी कभी पट्टी होती है पीले कलर की, पीले रंग में पट्टी होती है। अगर वो पट्टी बीच बीच में खुली हुई पट्टी है तो उसमें है कि आप ओवरटेक कर सकते हो, पर ये देख लेना कि आगे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा। पर अगर उस पट्टी में कहीं भी गैप नहीं है तो उसका मतलब है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते इस जगह वाहन को। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई एम्बुलेंस या फायर सर्विस वाहन पीछे से आता हुआ प्रतीत हो तो क्या करना चाहिए हमें। देखिए कोई एम्बुलेंस या कोई फायर सर्विस वाहन है, वो पीछे से आता हुआ हमें दिखाई दे जाता है और हमारा वाहन आगे, तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी गाड़ी की गति बढ़ा दें, गलत। अपने वर्तमान चाल और गति को बनाए रखें, ये भी गलत। जितनी जल्दी संभव हो रास्ता दें, ये सही हो जाएगा हमारा। यानी जितनी जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी संभव हो उतनी जल्दी हमें रास्ता देना चाहिए। अपनी गाड़ी की गति धीमी करें, तो ये भी सही हो जाएगा। पर गाड़ी धीमी करने का मतलब ये है कि अब भाई हो सके तो जितनी जल्दी हो सके उसे वाहन को रास्ता दें, क्योंकि अगर धीमी कर लिया आपने और पीछे से वो वाहन आ रहा तो उससे तो उसे ही दिक्कत होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जितनी जल्दी संभव हो रास्ता दें। क्वेश्चन नंबर 49, रोड टैक्स या सड़क कर की गणना किस पर निर्भर करता है। रोड टैक्स या सड़क कर की गणना किस पर निर्भर करता है। तो वाहन के बैठने की क्षमता, वाहन के इंजन की क्षमता, वाहन का वजन। तो उपयुक्त सभी। रोड टैक्स अगर कभी आपने पे किया होगा या कभी देखा भी होगा तो गाड़ियों के लिए रोड रोड टैक्स जो होता है वो अलग होता है, जो बड़े वाहन होते हैं तो उनके लिए अलग होता है। तो यह हमारे क्वेश्चन पे उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, यदि आपके वाहन का टायर फट जाता है तो आपको निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। अगर टायर फट गया आपके वाहन का तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धीरे से ब्रेक लगाएं, स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ें, एक्सेलेरेटर पेडल को खूब तेज दबाएं, एक्सेलेरेटर पेडल से दबाव हटा लें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो एक्सेलेरेटर पेडल है उसे खूब तेज ना दबाएं, क्योंकि टायर फट चुका है। धीरे धीरे ब्रेक लगाने की कोशिश करें, स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़े हुए रहें और एक्सेलेरेटर पेडल से दबाव हटा लें, ताकि वो वाहन जो है हमारा रुकने की कोशिश करे, रुक जाए। अभी क्वेश्चन नंबर 51, यदि नेक व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बनने के लिए तैयार है तो उसका बयान लिया जाएगा नेक व्यक्ति की सुविधा अनुसार, पुलिस अधिकारी की सुविधा अनुसार, थाने में बैठाकर, घटना स्थल पर ले जाकर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नेक व्यक्ति की सुविधा अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। ट्रैफिक लाइट पर रुकने पर आप कब जा सकते हैं। अगर आप ट्रैफिक लाइट पर रुके हुए हो तो आप कब जा सकते हो। तो तभी जा सकते हो जब लाइट हरी हो जाएगी। तो लाइट हरी हो जाने पर। क्वेश्चन नंबर 53, वाहन में फॉग लाइट न होने पर किसका प्रयोग करना चाहिए। तो फिर निम्न बीम लाइट का यानी लो बीम का यूज़ करना चाहिए अगर आपके वाहन में फॉग लाइट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 54, वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश में शामिल था। तो क्या शामिल था।
वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश में क्या शामिल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करना। क्वेश्चन नंबर 55, एक्सीडेंट होने पर अन्य ड्राइवर की जिम्मेदारी है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जो अन्य ड्राइवर है उसकी क्या जिम्मेदारी है? तो उसकी जिम्मेदारी है गाड़ी रोककर घायलों की मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, वाहन खड़ा करना गैर कानूनी है कहाँ पर? जेब्रा क्रॉसिंग पर, पुल पर, सुरंग के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी जगह। पुल पर भी आप वाहन नहीं खड़ा कर सकते, जेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं कर सकते, सुरंग के अंदर वाहन खड़ा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी जगह वाहन खड़ा करना गैर कानूनी है। क्वेश्चन नंबर 57, सड़क संकेतों में अनिवार्य रूप से पालन करने वाला संकेत होते हैं। गोल संकेत, आयताकार संकेत, त्रिकोण संकेत। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपसे पूछ ले कि कितने तरीके के संकेत हमें मिलते हैं सड़कों पर, तो वो 3 तरीके के संकेत होते हैं। मैंने लाइट की बात नहीं की, हालांकि लाइटें भी 3 तरीके की होती हैं, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट, पर संकेतों की बात की गई है यहाँ पर। गोल आकार में संकेत देखे होंगे सड़क किनारे, आयताकार आकार में या वर्गाकार आकार में देखे होंगे, त्रिकोण आकार में देखे होंगे। इन्होंने कहा अनिवार्य रूप से पालन करने वाले संकेत कौन से होते हैं। देखो कुछ तो चेतावनी वाले होते हैं, कुछ आपको ये बताने के लिए होते हैं कि दूरी कितनी रही है उस जगह की, कुछ ऐसे होते हैं जो अनिवार्य रूप से आपको पालन करना ही करना होगा। तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा गोल संकेत। गोल संकेत जो होते हैं अनिवार्य रूप से पालन करना होता है हमें। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से गोल संकेत है और उस पर अगर स्टॉप लिखा है ना, तो अनिवार्य रूप से आपको वाहन रोकना होगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 58, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली वाहन की तुलना में 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले वाहन में ईंधन की खपत होगी। तो सही आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 59, नशे में वाहन चलाने से होने वाली गलतियां क्या हैं? तो नशे में अगर वाहन चलाओगे तो क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? तो तेज झटके के साथ अचानक वाहन स्टार्ट ये हो सकता है, लाल बत्तियों की परवाह बिल्कुल नहीं करोगे अगर नशे में होगे, छोटी सड़क से निकलकर तेजी से मुख्य सड़क पर आना, तो ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60, परिवहन के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अनुप्रयोग हैं। स्मार्ट पार्किंग, स्वचालित ट्रैफिक लाइट प्रणाली, स्मार्ट दुर्घटना सहायता या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, परिवहन के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी, आपसे फुल फॉर्म पूछ ले आईओटी की क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक के माध्यम से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो किसे सम्मिलित किया जा सकता है भाई? वाहन निगरानी को, या गुणवत्ता नियंत्रण को, तापमान, दबाव और आर्द्रता की निगरानी, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, वाहन के नवीनतम संस्करण वाहन 4.0 को कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया। तो कब किया गया? सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2016 से फरवरी 2019 के मध्य। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, BH सीरीज के नए वाहनों पर नंबर किस रंग में लिखा होता है? तो नंबर होता है काले रंग में लिखा हुआ होता है, और BH सीरीज के जो वाहन होते हैं वो आम नागरिकों के लिए नहीं होते हैं। ये मैंने अच्छे से BH सीरीज के बारे में चीज़ें बता रखी हैं प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर 64, BH सीरीज की नंबर प्लेट क्या है? यह भारत सीरीज है, BH सीरीज राज्यों के लिए अलग अलग होता है, यह पूरे भारत में मान्य है। तो भाई अगर इसकी बात की जाए 64वें क्वेश्चन की, तो BH सीरीज की नंबर प्लेट के बारे में यहाँ बात चल रही है, तो यह भारत सीरीज नंबर है, तो ये तो सही है। BH सीरीज राज्यों के लिए अलग अलग होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यह पूरे भारत में मान्य है, तो ये सही हो जाएगा। ए और सी,
यहाँ पर ए और बी जो दे रखा है ये गलत है, ए और सी कर लेना यहाँ पर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, चार पहिया के वाहनों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट यानी HSRP नंबर लगवाने के लिए कितने रुपए का शुल्क देना पड़ता है? HSRP की फुल फॉर्म है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। अगर आप इसे लगवाना चाहते हो तो कितने रुपए का शुल्क देना होगा? अभी तो देखो कोई भी नया वाहन लेते हो आप तो HSRP नंबर प्लेट ही आ रही हैं, बाइक लोगे या फिर गाड़ी वगैरह निकालोगे तो सभी पर HSRP नंबर प्लेट ही होंगी। तो 1100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, यानी टोटल 1100 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि 1000 रुपये तो आपको नंबर प्लेट के देने पड़ेंगे और जो 100 रुपये देने पड़ते हैं ना वो होलोग्राम के देने पड़ते हैं। जो एक छोटा सा स्टिकर देखा होगा ना आपने होलोग्राम का, उसके जाते हैं 100 रुपये। क्वेश्चन नंबर 66, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट नंबर प्लेट से क्या फायदे हैं? जो उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट नंबर प्लेट है इससे क्या फ़ायदे हैं? बेसिकली यहाँ पर हिंदी में इन्होंने चीज़ें लिख दी, वही है HSRP को पूछ रहा है, ये HSRP नंबर प्लेट से क्या फ़ायदे होते हैं? डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता तो किया जा सकता है, वाहनों से संबंधित डेटा का डिजिटलीकरण होना, ये भी रजिस्ट्रेशन प्लेट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर सकते, जो रजिस्ट्रेशन प्लेस आपको कंपनी से आई है वही लगा सकते हो। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। क्वेश्चन नंबर 67, BS6 ईंधन के पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 की मात्रा कितने प्रति क्यूबिक मीटर के बीच होती है? तो 20 से 40 माइक्रोग्राम। आज के समय में जो भी इंजन आ रहे हैं गाड़ियों में वो BS6 के ही आ रहे हैं। जब आप POC बनवाने जाते हो ना तो पहले जब BS6 के इंजन नहीं होते थे ना तो उस समय 6-6 माह के लिए बनता था, जैसे 1 साल के लिए तो तब बनता था, मतलब 1 साल के लिए तो ज़रूरत ही नहीं होती थी जब आपने कोई वाहन नया निकाला। उसके बाद में हर 6 माह पर आपको रीन्यू कराना पड़ता था POC, यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता था। अभी क्या है क्या BS6 के इंजन आने शुरू हो चुके हैं, 1 साल लो तो आपको बनवाना नहीं है, उसके बाद हर 1 साल में आपको रिन्यू कराना है। POC सर्टिफिकेट हर 1 साल में बनवाना होता है, वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ियों में और मोटरसाइकिलों में BS6 के इंजन अब वर्तमान समय में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस धारा के तहत पुलिस सब इंस्पेक्टर या वाहन इंस्पेक्टर प्रदूषण प्रमाण पत्र मांग सकता है? तो धारा 116। जो भी धाराएं मैंने कराई हैं इन धाराओं को सबको लिख लेना आप, एक तरफ से यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो कि हर मॉक टेस्ट से कैसे हम धाराएं छाटेंगे तो मैराथन क्लास को ले लेना, उससे और चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी आपकी। और उसमें जो है आपको पता ही है कितनी ज़्यादा धाराएं मैंने पढ़ाई हैं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट लिए हैं तो वहाँ से भी आप लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 69, हाइड्रोकार्बन में लगभग कितने रसायन होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन में रसायन पूछे हैं तो लगभग 300 रसायन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 है, एक व्यावसायिक ड्राइवर को वाहन चलाते समय किन आवश्यक दस्तावेजों को रखना पड़ता है? तो DL को रखना पड़ेगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी रखना होगा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र तथा बीमा पत्र ये भी रखना होगा, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था POC सर्टिफिकेट। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, ड्राइविंग स्कूल का व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए अगर आप ड्राइविंग स्कूल शुरू करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस की बात की गई है? तो किस में की गई है? धारा 3 में। क्वेश्चन नंबर 73, सड़क हादसे के पश्चात पीड़ित को यदि कहीं से खून का बहाव हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? उसे बहने देना चाहिए, अपने से कुछ ना करें, गलत। घाव को पकड़ कर बैठें, यह भी गलत।
घाव को साफ करें तथा कसकर पट्टी बांधे। वहां खड़े होने से आपका मन विचलित हो सकता है, इसलिए तुरंत वहां से चले जाएं। यह भी गलत। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इस यातायात संकेत से क्या तात्पर्य है? तो इस यातायात संकेत से तात्पर्य है क्या बाएं नहीं मुड़ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाएं नहीं मुड़ना। या तो आप सीधे जाना है या आपको दाएं मुड़ना है। अगर इस तरीके से होता, इस तरीके से चिन्ह होता और इस तरीके से, तो इसका मतलब होता क्या आपको जो है दाएं नहीं मुड़ना, बाएं मुड़ सकते हो और सीधे जा सकते हो। ये मैंने आपको 25-26 चिन्ह कराए थे। आप अगर मैराथन में भी देखोगे तो लगभग लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, वहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको चिन्हों से, जो भी साइन वगैरह होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 75, इस सड़क संकेत को, मतलब ये एक तरीके का सड़क संकेत है, ये क्या दर्शा रहा? तो ऐसे आपको दिख रहा होगा हॉर्न सा उसे काट रखा है इन्होंने, तो इसका मतलब ये है कि हॉर्न नहीं बजा सकते। तो हॉर्न बजाना वर्जित है या कभी कभी बजा सकते हैं, हमेशा नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉर्न बजाना वर्जित है, यानी आप हॉर्न नहीं बजा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। इस सड़क चिन्ह का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है आगे ढलान है। जैसे मैंने कल मॉक टेस्ट में आपको कराया था कि गाड़ी इधर से चढ़ रही थी, इसका मतलब था आगे या खड़ी चढ़ाई है या आगे चढ़ाई है, इस तरीके से। तो वाहन धीरे धीरे चले, वाहन खड़ा करने की जगह आगे तीव्र ढाल है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 77, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 किस तिथि को संपूर्ण देश में लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या किस तिथि को संपूर्ण देश में ये लागू हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर 2019 को। कब? 1 सितंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। सभी त्रिकोणीय संकेत किस रंग के होते हैं? तो लाल रंग के होते हैं सभी त्रिकोणीय जो संकेत होते हैं। इस तरीके से संकेत आपने देखा होगा, या फिर इस तरीके से आपने देखा होगा, ये लाल रंग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सड़क पर प्रतिबंधों को दर्शाने के लिए किस रंग के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर सड़क पर प्रतिबंधों को दर्शाना है तो किस रंग के चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा? तो पीले कलर के चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि पीले कलर के चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सड़क पर थोड़ा सा वो होता है ना, आगे बोले मोड़ पड़ेगा, तो इस तरीके के जो संकेत होते हैं, जैसे इस तरीके से दिखा दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि आगे मोड़ पड़ेगा, ये पीले कलर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। यह चित्र प्रदर्शित करता है, यह चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? गोल चक्कर को दिखा रहा, आगे गोल चौराहा, आगे चौराहा नहीं है, कर रुक रुक कर चले। ऑप्शन ए हो जाएगा, आगे गोल चौराहा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से संबंधित 20 क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? सभी ने आपने पढ़ रखा होगा, आईआईटी कानपुर, बहुत बार सुना होगा। तो आईआईटी कानपुर, कानपुर में है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसको आईआईटी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम आप जानते होंगे कि सबसे पहले तो उसे रखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता है, दूसरे नंबर पर उसे रखेंगे जिसमें थोड़ी कम साक्षरता है, इसे अवरोही क्रम कहते हैं। और आरोही वो होता है जो छोटे से बड़े की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए हम बात कर लेते हैं, गौतम बुद्ध नगर में है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसे प्रोत्साहित करना है? तो किसे प्रोत्साहित करना है भाई? तो स्वदेशी और विशेष उत्पाद को, यानी अपने देश का उत्पाद हो और वो विशेष उत्पाद हो। जैसे
सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल को जीआई टैग मिला है और ये वहाँ की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी शामिल है, सिद्धार्थ नगर के। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, तो यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा होगा, सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है यूपी में? तो चित्रकूट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मतलब एक तरफ जनजातियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ जनपद दे रखे हैं, और वो पूछा है क्या कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बुक्सा जो जनजाति है वो बिजनौर में पाई जाती है, बाकी राज्य राजी थारू बेटिया ये जहाँ जहाँ दे रखे हैं जनपद यहाँ नहीं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है हमारा? गोदान द्वारा लिखा गया है, तो गोदान किसने लिखा? सभी को पता, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? जो लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलाप हुए थे उनमें किसने योगदान नहीं दिया था? तो मेहंदी ने योगदान नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो यूपी में सबसे कम अनुयायी पारसी धर्म के हैं। क्वेश्चन नंबर 91, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो वो कालिंजर के विरुद्ध था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1545 में मृत्यु हुई थी। बारूद के ढेर में आग लगने से इसकी मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की। और इसने एक सड़क बनवाई थी जिसका नाम जीटी रोड रखा गया था। वो अभी तक भी फेमस है, जीटी रोड आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अभी ये हवाई अड्डे दे रखे हैं, दूसरी तरफ नगर दे रखे हैं। तो यार हिंडन तो कानपुर में है ही नहीं। कहाँ पर है हिंडन? गाजियाबाद। फुर्सतगंज में, फुर्सतगंज जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है? रायबरेली। और जी बमरोली की बात करते हैं, तो बमरोली कहाँ पर है दोस्तों? बमरोली आपको मिलेगा इलाहाबाद में देखने को, और चकेरी आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। यानी ए का चौथा और बी का तीसरा, ए का चौथा और बी का तीसरा। तो आप ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक बार दोबारा इसे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो बमरोली वो मैंने आपको बताया इलाहाबाद में है, चकेरी कानपुर में बताया था, हिंडन गाजियाबाद, फुर्सतगंज में रायबरेली। तो पहले की जगह चौथा और दूसरे की जगह तीसरा, तीसरे की जगह पहला आना चाहिए, पर यहाँ पे दूसरा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे कोड से सही उत्तर चुनिए। नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य दे रखे हैं। तो कोटा कहाँ का है? सभी को पता, राजस्थान। नरोरा उत्तर प्रदेश। और जी तारापुर और काकरापार की बात आ जाती है, तो काकरापार जो है ये गुजरात में है और तारापुर महाराष्ट्र में। अभी ए का चौथा किस विकल्प में दे रखा है? तो ए का चौथा तो मात्र एक विकल्प में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यूपी जीके के जो क्वेश्चन मिलेंगे 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको मिलान वाले, और मिलान वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर आप थोड़ा भी जानते हो तो।
क्वेश्चन नंबर 94, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो नोएडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बात की है कि इसकी स्थापना पूछी है कि इसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। यूपी में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यूपी में सबसे ऊंचा बांध पूछा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर रामगंगा बांध। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 99, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। काला नमक क्या है? मैंने अभी बताया था आपको, यह सिद्धार्थ नगर का चावल है, फेमस चावल है, जीआई टैग मिला हुआ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी ये शामिल है। तो ये धान की एक प्रसिद्ध प्रजाति है काला नमक। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। देखिए, एक क्लास मैंने यूट्यूब पर अपलोड की है जहाँ पर उत्तर प्रदेश की कृषि, उत्तर प्रदेश का पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की योजनाएं, वो क्लास आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। अभी कल मैंने क्लास वो बनाई थी, वो क्लास आपको मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना। खरीफ की फसल, जायद की फसल और जी रबी की फसल, इनको याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो मैंने बताया था जो खरीफ की फसल होती है, आपको कुछ याद ना हो तो आप ये याद रखना कि मतलब हम धान लगाते हैं उस टाइम पर, तो धान किस समय लगाए जाते हैं? तो धान हमारे लगते हैं जून जुलाई के आसपास लगते हैं। कहीं जून जुलाई मान लेते हैं खरीफ की फसल का जो समय है, कहीं पर आपको जुलाई अगस्त देखने को मिल जाएगा, यानी जून जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जून जुलाई के दौरान। हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, यूपी जीके के क्वेश्चन भी हो चुके हैं, बाकी जो 80 क्वेश्चन थे परिवहन से संबंधित वो भी हो चुके हैं। अब हम उस पार्ट पे आ जाते हैं, कंप्यूटर वाले पार्ट पर, जो आपको बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम में, आपको क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहले आपका कंप्यूटर का जो पेपर है वो ही चेक किया जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो उधर कितने भी नंबर ले आओ पार्ट 1 में, उधर का कोई मतलब ही नहीं होगा। अब कंप्यूटर के मैं हर सेट में 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसे करके 500 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अगर ये सारे क्वेश्चन आप देख लेते हो ना, तो आपको कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। 25 से प्लस क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के किस पर स्थित होते हैं? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहाँ पर स्थित होते हैं? मदरबोर्ड पर। देखिए, मदरबोर्ड कहाँ होता है? ये सीपीयू के अंदर लगा हुआ होता है। जो भी रैम वगैरह होती हैं लगी हुई, वो सब मदरबोर्ड पर होती हैं। तमाम बहुत तरीके की, मतलब कई सारी चिपें होती हैं लगी हुई मदरबोर्ड पर। मैं आपको बता दूं, मदरबोर्ड पर कई सारी चिपें होती हैं। और मदरबोर्ड एक प्रकार से कह सकते हो कि अगर मदरबोर्ड बेकार है तो फिर आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। यानी पूरे कंप्यूटर का जो हेड ऑफिस है वो मदरबोर्ड ही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से? तो विजुअल बेसिक। अगर आपको वहाँ पर क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत हो कंप्यूटर के, तो भाई आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करना। और इंग्लिश में पढ़ना क्वेश्चन, उसके बाद में जो ऑप्शन है थोड़े मिलते जुलते लगें तो आप वो टिक मार देना। यानी पॉसिबिलिटी है 90 to 95% वो सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है? तो MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन के बारे में बात की है तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, PPTL नहीं है। क्योंकि ये तो एक्सेल के लिए होता है, ये
पता होगा वर्ड के लिए होता है। और डॉट पीओटी जो होता है ये अभी मन पे से उतर रही है चीज़, यानी जो एमएस ऑफिस है उसके अंदर ही ये डॉट पीओटी होता है। बट डॉट पीपीटी होता तो कह सकते थे पावर पॉइंट के लिए होता, बट बाद में एल इन्होंने लगा दिया तो उससे ये क्लियर हो जाता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, यूएसबी का पूर्ण रूप। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम गाने वगैरह चलाने की कोशिश करते हैं या फिर यूएसबी ड्राइव हम यूज़ करते हैं, मतलब सीपीयू में लगाते हैं जिससे कि वो चीज़ें सारी हमारी कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं, या फिर यूएसबी में कुछ फिल्में वगैरह हैं उन्हें देखने के लिए हम यूएसबी का यूज़ कर सकते हैं। तो आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है। सीरीज नहीं होगा, सीरीज होगा नहीं, सीरियल यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिवर्सल होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फ़ॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है? तो फ़ॉन्ट विकल्प से कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? यार फ़ॉन्ट में आप जानते ही होगे, बुलेट तो फ़ॉन्ट में नहीं आता। बुलेट का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो पॉइंट लगाना आगे। वर्ड में जब आपने काम, मतलब कभी काम करोगे, अगर नहीं किया होगा तब, अगर किया होगा तो आप समझ पा रहे होगे बुलेट का मतलब क्या होता है। जैसे पॉइंट लगा के चीज़ें आगे लिखनी शुरू कर दी। बुलेटिंग कई तरीके की होती है, उसमें भी कहीं पर स्टार वाली मतलब बुलेटिंग होगी। आउटलाइन का मतलब जानते हो, आउटलाइन मतलब पेज के बाहर आउटलाइन कर दी। अलाइन आप जानते हो, अलाइन का मतलब होता है कि आप इधर से लिखना शुरू कर रहे हो या फिर बीच में से लिखना या फिर इधर से लिखना शुरू कर रहे हो, वो अलाइन होता है। जैसे राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन या फिर सेंटर लाइन। तो स्टाइल ही बचा उसके बाद में, क्योंकि फ़ॉन्ट में आपने देखा होगा कई तरीके के स्टाइल होते हैं। आपने जब वीडियो चलाई होगी तो थंबनेल पर देखा होगा फ़ॉन्ट लिखा हुआ, तो क्या एक ही स्टाइल में थोड़ी लिखे हुए थे फ़ॉन्ट, वो 2 या 3 स्टाइल में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बहुत सारे स्टाइल होते हैं फ़ॉन्ट के। क्वेश्चन नंबर 7, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन की बात की है तो ये एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। और लाइट पेन कहाँ काम करता है? टच स्क्रीन पर काम करता है यह हमेशा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कंप्यूटर का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैक्स मशीन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेर्टी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था? क्वेर्टी मतलब क्वेर्टी क्या है? ये कीबोर्ड होता है। आपने देखा होगा क्वेर्टी टाइप में कीबोर्ड होता है। जब कीबोर्ड के आप जो लेटर देखोगे तो सबसे ऊपर वाली लाइन देखोगे तो क्यू से शुरू होती है, QWERTY, इस तरीके से वो लाइन चलती रहती है। इस तरीके से वो लाइन शुरू होती है। तो मतलब हमें क्या क्यों ज़रूरत पड़ी, जो QWERT रूप में हमने डिज़ाइन किया कीबोर्ड को, तो क्यों हमें ज़रूरत पड़ी? तो टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए, टाइपिंग शुद्धता बढ़ाने के लिए, टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने गलत पूछ लिया। देखिए टाइपिंग शुद्धता बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाती है, स्पीड बढ़ भी जाती है, एक्यूरेसी भी हमारी शुद्धता की तरफ बढ़ती है, टाइपिंग करने में सक्षम भी होते हैं। और अगर इसमें बात की जाए तो दो हमारे पॉइंट हैं, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये तीनों ऑप्शन तो मैच कर रहे हैं। अगर आज के समय में मैं टाइपिंग करता हूँ तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, मैं सक्षम हूँ टाइप करने में, क्योंकि जो वर्ड होता है आप अपना नाम लिखते हो तो वो नाम आपका कहीं से भी तो लेटर उठ के आए हैं, तो हो सकता है ये कारण हो क्वेरिटी बनाने का। पर आंसर जो दे रखा था इन्होंने, वो दे रखा था टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए इसका यूज़ किया गया था। तो दोस्तों अगर किताब में ये दे रखा तो मैं ये बता रहा हूँ। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ना नीचे वाले, ये तीनों ऑप्शन तो लगभग लगभग सेम से ही हैं, इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर या प्रत्यय डॉट कॉम का क्या अभिप्राय है? तो डॉट कॉम का मतलब क्या होता है भाई? कंप्यूटर होता क्या? मतलब मैं आज वेबसाइट है मेरी, जैसे कोई सपोज करो सरकारी अकेडमी डॉट कॉम मैंने वेबसाइट है, तो डॉट कॉम का मतलब क्या होगा? क्या कंप्यूटर को दर्शाएगा, कॉमन को दर्शाएगा, कम्युनिकेशन को दर्शाएगा या कमर्शियल को दर्शाएगा? तो वो कमर्शियल को दर्शाएगा, यानी मेरी वेबसाइट है वो पूरी दुनिया में कोई भी सर्च कर सकता है अगर डॉट कॉम लगा हुआ है तो वो कमर्शियल को दर्शाएगा, ना कि कम्युनिकेशन को दर्शाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, क्लास ए आईपी में क्लास की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क आईडी बाइट की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न प्रोटोकॉल में कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए किसे उपयोग में करते हैं? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इन्होंने पूछा है कि ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? तो सैम्पल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ट्रांसफ़र आ गया तो ये भेजने के लिए आएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह किसका प्रयोग करता है? इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह आईपी का प्रयोग करता है, आईपी एड्रेस या टीसीपी का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और किसी भी वेबसाइट का यूआरएल जो होता है वो डबल नहीं हो सकती। यानी अगर मेरी कोई वेबसाइट है, अगर मैंने उसका यूआरएल आपके पास भेज दिया तो आप उसी वेबसाइट पे आओगे जिसका मैंने यूआरएल भेजा, किसी और वेबसाइट की तरफ नहीं जा सकते। यूआरएल का मतलब ये है। अभी जो इन्होंने प्रलेख वगैरह लिख रखा, तो हिंदी में लिखी हुई चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर को अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वो जल्दी समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 15, शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है? अगर शासन के लिए कंप्यूटरों का यूज़ हो तो क्या कहा जाएगा? ई गवर्नेंस कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह क्या है? दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, यानी दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने का काम कौन करता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ, मतलब जो पहला पृष्ठ होता है बेसिकली, जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के एक रूप में दर्शाता, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो होम पेज के रूप में ही जाना जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 18, लिनक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 19, यूनिक्स या लिनक्स चलाने वाले कंप्यूटर में एक डॉट आउट फाइल क्या है? तो यह एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एग्जीक्यूटेबल फाइल कहेंगे यूनिक्स या लिनक्स चलाने वाले कंप्यूटर में जो इस तरीके से फाइल आएगी। क्वेश्चन नंबर 20, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? जब हम सिस्टम को बूट करने की कोशिश करते हैं तो इसका क्या अभिप्राय होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। कई बार देखा होगा कंप्यूटर में लिखा हुआ भी आता है बूटिंग, बूटिंग करके ऐसे लिखा हुआ आता है और वो पहिया सा घूमता रहता है, तो उसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे लोड करना। क्वेश्चन नंबर 21, ट्विटर कब आरंभ हुआ? तो ट्विटर का वर्तमान समय में नाम तो एक्स कर दिया गया है, पर इन्होंने पूछा है कि ये आरंभ कब हुआ था। तो 2006, तो चारों डेट दे रखी है इन्होंने। तो ये होता 1/3/2006 को, यानी 1 मार्च 2006 को आरंभ हुआ था ट्विटर।
क्वेश्चन नंबर 22, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सुविधा देती है। तो ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी क्या सुविधा देती है हमें? तो ये देती है ट्रांसपेरेंसी देती है, अकाउंटेबिलिटी देती है, सरकारी कार्यों में दक्षता देती है। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सुविधा देती है। तो इसकी बात की तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे विकल्प हमारे सही हो जाएंगे, यानी उपयुक्त तो सभी विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धन हस्तांतरित करने की आवश्यकता है तो आप निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? वित्तीय, साइबर मध्यस्थता, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुति और भुगतान, ऊपर के सभी। तो सही विकल्प हो जाएगा ऊपर के सभी विकल्प हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ई कॉमर्स सुरक्षा परिवेश में निम्नलिखित में से कौन सबसे आंतरिक परत का गठन करता है? लोग, डेटा, प्रौद्योगिकी समाधान, संगठनात्मक नीतियां और प्रक्रियाएं। तो सही आंसर हो जाएगा डेटा। देखिए, ई कॉमर्स सुरक्षा परिवेश में सबसे आंतरिक परत का जो गठन करता है वो डेटा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्निहित कंप्यूटिंग उपकरण जिसे सिस्टम अपनी ई कॉमर्स कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के प्रभाव को सटीक रूप से दर्शाता है? प्रौद्योगिकी के प्रभाव को सटीक रूप से कौन सा कथन हमारा दर्शाता है? तो प्रौद्योगिकी के कारण क्रेता की शक्ति में वृद्धि हुई है, सही बात है। प्रौद्योगिकी ने कई उद्योगों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम कर दिया है, तो ये भी सही है। प्रौद्योगिकी ने स्थानापन्न उत्पादों और सेवाओं का खतरा बढ़ा दिया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त के सभी जो कथन है हमारे ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां है हमारा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, हमारा 27वां क्वेश्चन जो है वो है, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के जो जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। और अगर कंप्यूटर सुरक्षा के जनक की बात की जाए तो कंप्यूटर सुरक्षा के जनक ऑगस्ट केरखॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? सरकारों ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को क्या कहा जाता है जो सरकार के लिए काम करते हैं? तो उन्हें राष्ट्र या राज्य प्रायोजित हैकर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आईटी सुरक्षा इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म एआई है। तो समस्या को हल करने में लगने वाले समय को कम करता, तो कम तो बहुत ही कर दिया इसने समय। सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता, तो ये भी सही है। सोचने की क्षमता रखता है जिससे काम आसान हो जाता, तो ये भी सही है। यानी एआई आज के समय में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया है? तो ये क्षमताओं और कार्यात्मकता पर आधारित। देखिए, एआई को आप हल्के में ना लें। यूपी त्रिपल का ये फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है। यूपी त्रिपल यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछती है और यहाँ तो आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे एआई से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है? तो भाषा समझ और समस्या समाधान, यानी टेक्स्ट एनालिटिक्स और एनएलपी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो हेडूप। देखिए, ये जो उपकरण है हेडूप, बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है।
कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे जो आपको पहली बार देखने को मिल रहे होंगे, और किसी ने अगर कंप्यूटर नहीं पढ़ रखा होगा तो उसे तो सारे ही क्वेश्चन पहली बार देखने को मिल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अपाचे स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी सतत लक्ष्य चर की भविष्यवाणी करने की एक तकनीक है? तो वो रिग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी डेटासेट में आउटलेयर्स का पता लगाने की एक तकनीक है? आउटलेयर्स ने आउटसोर्स होगा, आउटसोर्स का पता लगाने की एक तकनीक है। कौन से डेटासेट में? तो वो होगा बॉक्स प्लॉट में। क्वेश्चन नंबर 37, मशीन लर्निंग किसका एक उपसमूह है? जो मशीन लर्निंग है वो किसका एक उपसमूह है? तो कृत्रिम इंटेलिजेंस यानी एआई का ये एक उपसमूह है मशीन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? तो ये किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1999 में। आईओटी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ये लिख के रख लेना। 2-3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और यहाँ से तो क्वेश्चन आपके उस पार्ट में भी बन सकते हैं, परिवहन पार्ट में भी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो डॉट सी ओ एक्स ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डॉट सी ओ सी एक्स है। ये 2007 से एक्स लग गया है, उससे पहले जो है डॉट सी ओ सी और डी ओ सी होता था। अभी 2000 के साथ के बाद से जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन आए हैं सभी में डॉट डी ओ सी एक्स लग चुका है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सेल A1 में एक फॉर्मूला B2+4 दिया गया है, यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ आपको बेसिक बता देता हूँ मैं, एक्सेल में कोई चीज़ देखने को मिल जाए ना, तो देखो अभी फॉर्मूले तो पढ़ो मत ना आप, क्योंकि ज़्यादा भाजने की कोशिश मत करो, चीज़ें जितनी हैं उन्हें संभालने की कोशिश करो। मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ, जैसे ऑप्शन डी था ये करेक्ट गलत है, इसे पहचान सकते थे आप, बाकी को चलो आप नहीं पहचान सकते थे, पर ऑप्शन डी को तो पहचान सकते थे, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर इक्वल लगा हुआ है फॉर्मूले से पहले तो वो फॉर्मूला वैलिड है, अगर इक्वल पहले लगा हुआ नहीं है या बाद में है या बीच में, तो वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, वो एक्सेल मानेगा ही नहीं उस फॉर्मूले को। क्वेश्चन नंबर 41, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र सेलिंग B110 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम 50 होगा। B110 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? तो वो कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है, तो मेल मर्ज करता है। दोस्तों मैंने इससे पहले जो एक्सेल के फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं, अगर आप चाहते हो कि हमें पढ़ने ही हैं फॉर्मूले, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं 2 मिनट दो तो नहीं पर 5 मिनट की क्लास ले लेंगे फॉर्मूले की। और आप चाहते हो कि पढ़ना नहीं चाहते, मतलब अगर आप चाहते हो कि चीज़ें लिखी हुई आपको मिल जाएं, तो देखो लिखी हुई तो समझ में आएगी नहीं, वो तो समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले ऐसे अगर मैं टेलीग्राम पे कुछ अपलोड कर भी दूँ तो वो आप समझ नहीं पाओगे जो भी फॉर्मूले होंगे एक्सेल के। पर देख लेना भाई, अगर आप समझ पाते हो मैं फ़ोटो खींच के एक्सेल के फॉर्मूले का और टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप समझ पाते हो तो समझ जाना, नहीं समझ पाते तो आप कमेंट कर देना यूट्यूब वीडियो में, वहाँ से मैं आपका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। और यूट्यूब वीडियो में नहीं कर सकते तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप DM कर सकते हो, वहाँ पर मैं मतलब तो भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा एक्सेल के फॉर्मूलों से संबंधित।
अगर कोई छोटा मोटा फॉर्मूला आ जाता तो उसे फांस दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की बात आई ही है तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता था, और जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ होता था। उसके बाद तो फिर आईसी चिपों का निर्माण हो चुका था तीसरी पीढ़ी से। तो क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? यूएसबी, रोम, रैम या सीपीयू? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो यूएसबी हो जाएगा, क्योंकि यूएसबी तो आप अलग से लगाते हो ना। बाकी सीपीयू, रैम, रोम के बिना तो आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, तो ये आपके पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? तो ये है के नियरेस्ट नेबर, यानी के निकटतम पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 46, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरे नाम की बात की जाए तो के नियरेस्ट नेबर इसका जो है दूसरा नाम है लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 47वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक समर्पित कंप्यूटर केवल एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है या एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक को सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य है। एक समर्पित कंप्यूटर का मतलब है ये। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर की बात पूछिए तो मानव मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 49, VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका है .WRL, इन फाइलों का एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए एक्सटेंशन का मतलब होता है, आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये VMRL फाइल हैं। जैसे .docx है तो आप समझ जाओगे वर्ड की फाइल है। तो इस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 50, EMV चिप कार्ड में ई का अर्थ पूछा, यानी पूरी फुल फॉर्म ना पूछकर EMV में इन्होंने पूछ लिया ई का अर्थ बताओ, तो वो है यूरोपी। ई का अर्थ यूरोपी। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताया करो क्लास जैसे भी आपको लगती है। अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो हम कोशिश करेंगे उस सुधार को करने की, और अच्छी लगती है तो भी आप अप्रिसिएट कर ही सकते हो कमेंट सेक्शन में। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो भाई आप जुड़ सकते हो। हर तरीके की अपडेट मिलेगी आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल से पहले टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिलती है हमारी तरफ से, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।